हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं लिटरेरी की टर्म्स। लिटरेरी की टर्म्स से हमारे एक दो क्वेश्चन यूजीसी नेट और बाकी सेट एग्जाम डीएसएसबी एग्जाम सभी में आते हैं, आपको जैसा कि पता है। और मैं आपको ये हिंदी में एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझा के करवाऊँगी कि किस राइटर ने कौन सी टर्म दी है, और बाद में वन लाइन के रूप में भी मैंने आपको दिए हैं कि आप एक बार उनका रिवीजन कर सकें। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं लिटरेरी की टर्म्स। फर्स्ट टर्म है ब्लैक ह्यूमर। ये एंड्रू ब्रेटन ने दी थी। यह एक साहित्यिक और नाटकीय विद्या है जिसमें गंभीर या भयानक विषयों को हास्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि जो गंभीर विषय होते हैं उनको हास्य के रूप में दिखाया। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी की टांग टूट दी गई है, उसको मतलब उसको मजाक बना के दिखा देना, जैसे कैच 22 में जोसेफ हेलर की को दिखाया गया। तो ब्लैक ह्यूमर आपको समझ में आ गया। जो कि गंभीर चीज़ें हैं उनको कैसे दिखाना, उनको हास्य के रूप में दिखाना। उसके बाद है ब्लू कॉमेडी। ब्लू कॉमेडी को दिया था मैक्स मिलर ने। ब्लू कॉमेडी एक प्रकार की हास्य विधा है जिसमें अश्लीलता, यौन सामग्री, सामाजिक परियोजनाओं पर आधारित चुटकुले शामिल होते हैं, यानी कि अश्लील चुटकुले होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद है भाई, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं थोड़ा सा इसको आराम से आपको करवाऊंगी। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं इसलिए ले रही हूँ कि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसलिए। मेटा थिएटर। लियोन एबल ने दी है मेटा थिएटर। मेटा थिएटर एक नाट्य रूप है जिसमें नाटक अपने ही नाटकीय स्वरूप की ओर इशारा करता है। उदाहरण जैसे टॉम स्टोपर्ड का रोजेस स्क्रैट्स एंड गिल्डेन स्कर्ट और डेट, यानी कि जैसे ये जो नाटक लिया गया है वो किससे लिया गया है, वो शेक्सपियर के नाटक से ही लिया गया है। तो इसको इसको बोलेंगे मेटा थिएटर, जब किसी नाटक के रूप को ही नाटक के रूप में नाटकीय स्वरूप प्रदान किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एपिक थिएटर। एपिक थिएटर दिया एरविन पेस्केटर ने। एपिक थिएटर यह एक नाट्य रूप है जिसमें दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के बजाय सोचने पर मजबूर किया जाता है। उदाहरण बर्टोल्ट बेल्ट के नाटक, यानी कि इसके अंदर नाट्य रूप है जिसके अंदर भावनात्मक रूप से नहीं जोड़ा जाता, बल्कि कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं कि जो क्या नाम है, जो मतलब एक जो दर्शक हैं वो सोचे उसके बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। उसके बाद है इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़। स्टेनफिश ने दिया था। इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज वह सिद्धांत कहता है कि पाठ का अर्थ उसके पाठकों के समूह द्वारा, यानी कि ये एक इंटरप्रेटिव जो कम्युनिटी है, जो मैंने मैराथन डाली हुई है लिटरेरी टर्म्स की, उसके अंदर मैंने इस टर्म को अच्छे से समझाया है। इंटरप्रेटिव कम्युनिटी का मतलब होता है, जैसे एक पाठक होता है, उसका हम देखते हैं कि उससे हमें पता चलता है कि न्यू हिस्टोरिसिज्म वगैरह में कि भी एक पाठक की प्रतिक्रिया क्या है। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे पाठक होते हैं और समूह में जो पाठक होते हैं उन सब की प्रतिक्रिया को जाना जाता है किसी पाठ के लिए। कहते हैं ना कि टेक्स्ट की स्टडी करना है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में, कि रीडर क्या, तो उसी में एक मैन की बजाय बहुत सारे लोगों की कम्युनिटी से राय ली जाती है कि पाठ कैसा है। तो उसी को बोला इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज स्टेनफिश ने दिया था। हाइपर टेक्स्ट टेड नेल्सन ने दिया था। हाइपर टेक्स्ट या डिजिटल टेक्स्ट का एक रूप है जिसमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट को लिंक किया जाता है, उदाहरण वेबसाइटों के लिंक। उसके बाद है आर्किटिफल अप्रोच नॉर्थरोप फ्राई। आर्किटिफल अप्रोच यह साहित्यिक आलोचना का एक तरीका है जिसमें मिथकों और सार्वभौमिक प्रतीकों का अध्ययन किया जाता है, उदाहरण हीरो का सफर। यानी कि आर्किटिफल अप्रोच के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई हीरो है, हर कहानी में हीरो होता है, एक विलेन होता है, ठीक है। तो इस तरह जो ये परंपरा चली आ रही है उसी को आर्किटिफल कहा गया। जो रिकरिंग में जो था बार बार जो घटनाएं होती हैं उसी को आर्किटिफल अप्रोच बोला जाता है। ये भी मैंने अच्छे से समझाया है आपको मैराथन में। नहीं देखे तो आप ये देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसके अंदर मैंने सारी की सारी टर्म को डिटेल में समझाया हुआ है, जो 2 मैराथन मैंने लिटरेरी टर्म्स की डाली हुई है। काइनेटिक F.R. लेविस। काइनेटिक यह धारणा किसने दी थी, F.R. लेविस ने दी थी। काइनेटिक यह धारणा कहती है कि साहित्यिक कार्य में पाठक की संवेदनाओं और गतियों का अनुभव होता है। उदाहरण साहित्य पढ़ते समय अनुभव की जाने वाली शारीरिक प्रतिक्रियाएं। एग्जाम्पल है कि भाई कोई भी वर्क पढ़ते हुए आपको रोना आ जाता है, हंसना आ जाता है, यानी कि जो आपकी शारीरिक क्रियाएं होती है उसको क्या बोला जाता है, काइनेटिक। F.R. लेविस ने इसको दिया इस टर्म को। उसके बाद है स्क्रूटिनी। स्क्रूटनी F.R. लेविस। स्क्रूटनी एक साहित्यिक आलोचना है, इसको भी F.R. लेविस ने दिया है। तो यह एक साहित्यिक आलोचना है
आलोचना का एक पत्रिका है, यानी कि स्क्रूटनी एक पत्रिका है जो मैं इसको आपको ऐसे जो गहराई से साहित्यिक कार्यों का विश्लेषण करता है। उदाहरण, इस पत्रिका में प्रकाशित आलोचनात्मक निबंध। भाई ये एक स्क्रूटनी है, जो ये एक क्या है, ये एक निबंध है, सॉरी एक पत्रिका है। पत्रिका के अंदर बहुत सारे निबंध लिए गए हैं अलग अलग राइटर के, और उनका विश्लेषण किया गया है कि वो अच्छे हैं बुरे हैं, यानी कि उनके बारे में बताया गया है। बस यही स्क्रूटनी है। किसने दिया? एफोर्ड लेविस ने। न्यू क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ मैं उसमें क्लास में, मैराथन में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। सभी सारी टर्म मैं उसके अंदर अच्छे से करवा चुकी हूँ। न्यू क्रिटिसिज्म यह साहित्यिक आलोचना का एक तरीका है जिसमें पाठ के आंतरिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर क्या होता है, जो भी पाठ के अंदर है उसी का विश्लेषण करो। पाठ के अंदर क्या है वह देखो, ये मत देखो कि राइटर ने क्या कहा, ठीक है, कि राइटर की बायोग्राफी क्या है। हमें राइटर की बायोग्राफी नहीं देखनी, हमें टेक्स्ट के बाहर कुछ भी नहीं देखना, जो भी देखना है सिर्फ टेक्स्ट के अंदर देखना है, उसी का विश्लेषण करना है। उसके बाद है कोरा जूलिया क्रिस्टेवा ने ये वर्ड दिया था। कोरा क्या है? ये पूर्व भाषाई अवस्था का वर्णन करते हैं जहाँ अर्थ और संकेत एक अराजक स्थिति में होते हैं। उदाहरण, बच्चा बोलना शुरू करने से पहले की अवस्था यह शब्द विशेष रूप से उसकी पुस्तक, भाषा, साहित्य, वर्तमान में प्रमुख है। यानी कि उनकी जो पुस्तक है डिजायर इन लैंग्वेज ए सिमियोटिक अप्रोच टू लिटरेचर एंड आर्ट, इसमें ये वर्ड दिया हुआ है। ये इनकी बुक है, इसमें इस बुक में कोरा वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। किसने दिया था? जूलिया क्रिस्टेवा ने दिया था, ठीक है। उसके बाद आता है डबल थिंक, जॉर्ज ऑरवेल ने दिया है ये वर्ड। यह उदाहरण है जिसमें एक व्यक्ति दो विरोधाभासी विश्वासों को एक साथ सच मान सकता है। उदाहरण जॉर्ज ऑरवेल के 1984 में। समझ नहीं आया होगा, आप समझो एग्जाम्पल के साथ। सरकार कहती है कि युद्ध शांति है, यहाँ एग्जाम्पल है। डबल थिंक का मतलब यह होगा कि लोग सचमुच आज मानते हैं कि युद्ध शांति ला सकता है, भले ही वे जानते हो कि युद्ध विनाशकारी होता है। इस प्रकार व्यक्ति को दो परस्पर विरोधी धारणाओं को एक साथ मानने की क्षमता मिलती है, और वह बिना किसी संदेह के सरकार की बातों पर विश्वास करता है। कि डबल थिंक एक मनोवैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग दमनकारी शासक द्वारा लोगों को नियंत्रित करने और उन्हें सच्चाई, यही भी ये कहा है ना, युद्ध शांति है, तो इसके अंदर दो विरोधाभासी शब्द हैं, लेकिन ये बताते हैं कि अगर युद्ध होगा तो शांति होगी। तो इस तरह के जो विरोधाभासी शब्द हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे वर्क का, यानी कि जो भी हमारा पाठ है उसके अंदर हमारे अर्थ को समझने में हेल्प करते हैं, जो विरोधाभासी सब, उसी को डबल थिंक बोला जाता है। और एग्जाम्पल के लिए 1984 में ले सकते हो आप। उसके बाद है मेटा हिस्ट्री, इसको दिया था हेडन वाइट ने। मेटा हिस्ट्री यह इतिहास लेखन का एक तरीका है जिसमें इतिहास को साहित्यिक और काव्यात्मक संरचनाओं के रूप में देखा जाता है। ये उदाहरण, इतिहास की घटनाओं का पुनः प्रस्तुतिकरण करना, यानी कि इतिहास के बारे में कोई नाटक बना देना। जैसे 1947 की जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में आप स्टेज के ऊपर एक नाटक दिखा रहे हो, तो उसी को क्या बोला है यहाँ पर? मेटा हिस्ट्री। उसके बाद है स्वीटनेस एंड लाइट। यह वाक्यांश सबसे पहले जोनाथन स्विफ्ट ने द बैटल ऑफ द बुक्स में और बाद में मैथ्यू आर्नोल्ड ने कल्चर एंड एनार्की में प्रयोग किया था। यानी कि देखो दो ने यूज किया इसको, स्विफ्ट ने बैटल ऑफ बुक्स में और मैथ्यू आर्नोल्ड ने कल्चर एंड एनार्की में इसका उपयोग किया है। इसका मतलब है कि संस्कृति और नैतिकता की शुद्धता, यानी संस्कृति और नैतिकता के अंदर प्योरिटी होनी चाहिए। उदाहरण, शिक्षा और साहित्य में स्वीटनेस एंड लाइट का होना, यानी शिक्षा के अंदर नैतिकता और शुद्धता का होना आवश्यक है। उसके बाद है स्पार्टन वर्ड एंटोनियो ग्राम्सी ने दिया था, और इसका जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज किसने किया था? स्पिवाक ने किया था अपने वर्क के अंदर। एंटोनियो ग्राम्सी ने इस शब्द का उपयोग किया उन लोगों के लिए जो समाज के हाशिए पर हैं, यानी कि दलित लोगों के लिए इस वर्ड का यूज़ किया था जिनका शोषण किया गया सबाल्टर्न का, एंटोनियो ग्राम्सी ने। उसके बाद है फ्री फॉरवर्ड। आइए रिचर्ड द्वारा सुझाया गया एक साहित्यिक सिद्धांत है जो भविष्य की अनिश्चितताओं को इंगित करता है। उदाहरण के लिए कविता में फ्री फॉरवर्ड दृष्टिकोण के माध्यम से अप्रत्याशित तत्वों का समावेश होता है। भाई कहने का मतलब ये है कि कोई भी वर्ड है कोई भी एक वर्ड है उसका जो मीनिंग है वो फिक्स नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। फ्री फॉरवर्ड, उसको हमें आगे उस वर्ड को फॉरवर्ड करते रहना पड़ता है। यानी कि आप डिक्शनरी देखते हैं, डिक्शनरी के अंदर देखते हैं कि एक वर्ड का मीनिंग आप ढूंढने जाते हैं, उस वर्ड का मीनिंग आगे से आगे आपको अलग उस दूसरे वर्ड पे लेके जाएगा, तीसरे वर्ड पे लेके जाएगा, इसी तरह से कुछ यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है न्यू जर्नलिज्म। मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस शब्द का प्रयोग किया था। पत्रकारिता की शैली के लिए किया गया है।
मैथ्यू आर्नोल्ड ने इस शब्द का उपयोग पत्रकारिता की नई शैली के लिए किया जो अधिक साहित्यिक और व्याख्यात्मक है। यानी कि भाई पत्रकारिता के लिए न्यू जर्नलिज्म शब्द का यूज किसने किया? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। उसके बाद है कम्युनिटीज कम्पिटेंस। कम्युनिटीज कम्पिटेंस, इस वर्ड का यूज किसने किया है? डेल हाइम्स द्वारा परिभाषित किया गया। यह किसी व्यक्ति की भाषा का सही और प्रभावी उपयोग करने की क्षमता है। उदाहरण, विभिन्न भाषाओं में कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस का होना महत्वपूर्ण है। ये भाषा के लिए यूज किया ये वर्ड डेल हाइम्स ने, कम्युनिकेटिव कम्पिटेंस। स्कूल ऑफ रिसेंटमेंट, हैरोल्ड ब्लूम ने उन आलोचकों के समूह के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है जो साहित्यिक कृतियों को उनकी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से परखते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी वर्ग को साहित्यिक और राजनीतिक दृष्टि से उसका विश्लेषण करना क्या कहा जाता है? स्कूल ऑफ रिसेंटमेंट। इसको दिया हैरोल्ड ब्लूम ने। और इसके आलोचकों में राय अक्सर क्या होती है? विवादित होती है। उसके बाद है होलोकास्ट। यह शब्द आमतौर पर विंस्टन चर्चिल द्वारा उपयोग किया गया और यह यहूदियों के सामूहिक विनाश को दर्शाता है। उदाहरण, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो यहूदियों का विनाश किया था उसी को होलोकास्ट बोला गया है। और इस वर्ड को विंस्टन चर्चिल ने क्या था? इस कॉइन किया था। उसके बाद है ब्लैक ह्यूमर। आंद्रे बेर्टन ने इस वर्ड को दिया था। यह एक हास्य शैली है जो गंभीर और कभी कभी मर्मस्पर्शी विषयों का उपयोग करती है। उदाहरण के लिए फिल्म और साहित्य में ब्लैक ह्यूमर का अक्सर प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद है ब्लू कॉमेडी। मैक्स मिलर ने द्वारा प्रचलित है। ये एक प्रकार का हास्य है जो वयस्क सामग्री और यौन विषयों पर केंद्रित है। ठीक है, ब्लू कॉमेडी में किस किस के ऊपर है ये? इसको मैक्स मिलर ने दिया था और ये वयस्क सामग्री और यौन विषयों पर है केंद्रित है। ब्लू कॉमेडी का उपयोग वयस्क स्टैंड अप कॉमेडी में देखा जा सकता है। मेटा थिएटर, लियोनेब एबल द्वारा परिभाषित यह थिएटर की एक शैली है जो स्वयं थिएटर की प्रक्रिया और संरचना पर ध्यान केंद्रित करती है। उदाहरण, नाटकों में मेटा थिएटर का उपयोग एक नवीनता लाने के लिए किया जाता है। यानी कि मेटा थिएटर लियोन एबल ने दिया था और इसमें नाटकों के अंदर नवीनता लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एपिक थिएटर इरविन पिस्कोटर द्वारा दिया गया था। ठीक है, जो दर्शकों को सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर जागरूक करने के लिए उपयोग की जाती है। एपिक थिएटर दर्शकों को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जागरूक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बर्टोल्ट ब्रेख्ट के नाटकों में एपिक थिएटर का प्रभाव देखा जा सकता है। एपिक थिएटर यानी कि नाटक शैली के हिसाब से यानी एपिक थिएटर के अंदर नाटक बना के, जैसे कई बार नुक्कड़ नाटक वगैरह बना के सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर जागरूक किया जाता है, वही है ये एपिक थिएटर। इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़, ये भी स्टेनली फिश ने दिया था। यह सिद्धांत बताता है कि पाठकों का एक समूह एक पाठक की एक सामान्य व्याख्या साझा करता है। ठीक है, यानी कि एक लेसन है, आपने उस लेसन को एक समूह को दे दिया है, एक दूसरे समूह को दे दिया है। यानी कि एक समूह को जब अपनी यानी कि एक सामान्य व्याख्या प्रस्तुत करता है एक पूरा समूह किसी पाठ को पढ़कर, उसको इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ बोला गया है। उसके बाद है हाइपर टेक्स्ट। ये वर्ड मैंने ये करवा दिया आपसे, दोबारा आ गया था। सैटेनिक स्कूल, रॉबर्ट सऊदी द्वारा इस वर्ड को बताया गया था। यह शब्द उन कवियों के समूह को संदर्भित करता है जिनकी रचनाएं नैतिक रूप से आपत्तिजनक मानी जाती हैं। यानी कि जो नैतिक रूप से जो रचनाएं सही नहीं होती है उनके लिए वर्ड यूज़ किया गया है। लॉर्ड बर्न और सैली सैटेनिक स्कूल के प्रमुख कवि हैं। सैटेनिक स्कूल का एक और एग्जाम्पल देखते हैं। विलियम ब्लैक की कविता द मैरिज ऑफ हीवन एंड हेल, स्वर्ग और नरक का विवाह, जो उनकी विचारशीलता और विवादास्पद दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। इसमें वह स्वर्ग और नरक की विरोधाभासी प्रतीति को समाहित करते हैं। इसमें स्वर्ग की परंपराओं के खिलाफ विशेष किया
किया जाता है, जिसमें सड़क देखो भाई एक ऐसा वर्क लिख देना जिसके ऊपर लोग कंट्रोवर्सी करें। ठीक है, अब स्वर्ग और नरक की शादी हो सकती है क्या? ऐसे वर्क जो लिखे जाते हैं तो उसको बोला जाता है सैटनिक स्कूल। मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल विलियम ब्लैक का वर्क है, यहाँ से आप याद कर सकते हैं इसको। पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म भाई जो मॉडर्निज्म था उसके अंदर लोग क्या सत्य और वास्तविकता के अंदर विश्वास करते थे, और पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर इससे विपरीत था कि भी कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ है वास्तविक है, कोई भी चीज़ सिथर नहीं है, यही कहा गया है पोस्ट मॉडर्निज्म में। और अर्नोल्ड टोयनबी ने इस वर्ड को दिया है, क्वाइन किया है मीन्स। उसके बाद है वोमेनिज्म, एलिस वॉकर ने इस वर्ड को दिया है। यह श्वेत महिलाओं के अनुभव और मुद्दों पर केंद्रित नारीवाद का एक रूप है। उदाहरण द कलर पर्पल में एलिस वॉकर ने वोमेनिज्म के मुद्दों को उठाया है। उसके बाद है सेरेंडिपिटी, प्लेजेंट सरप्राइज, हॉरेस वॉलपोल द्वारा गढ़ा गया शब्द जिसका अर्थ है सुखद संयोग। उदाहरण वैज्ञानिक खोजों में कई बार सेरेंडिपिटी होती है, यानी कि कई बार सुखद संयोग यानी कि अच्छा सहयोग मिल जाता है जैसे। उसके बाद है न्यू हिस्टोरिसिज्म, स्टीफन ग्रीनब्लट ने इस वर्ड को दिया था। यह साहित्यिक आलोचना का एक दृष्टिकोण है जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर जोर देते हैं। उदाहरण साहित्यिक कृतियों का न्यू हिस्टोरिसिज्म दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो साहित्यिक कृतियाँ हैं उनका, यानी कि सिंपल सी बात है भाई, न्यू हिस्टोरिसिज्म के अंदर ये है कि भी जो भी वर्क है उसको जब भी आप पढ़ रहे हैं तो उसको ये सोच के पढ़ें कि जब वो वर्क लिखा गया था उसकी उस टाइम पे उसकी सांस्कृतिक और उसकी राजनीतिक जो अवस्थाएं हैं वो क्या रही होंगी। ठीक है, यही कहना है इसका मतलब। उसके बाद नेग्रीट्यूड, एम.ए. सेसायर और लियोपोल्ड सेंघोर द्वारा शुरू किया गया आंदोलन है नेग्रीट्यूड, जो अफ्रीकी सांस्कृतिक पहचान यानी कि अफ्रीका की जो पहचान है और जो गौरव है उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। उदाहरण नेग्रीट्यूड का साहित्य अफ्रीकी संस्कृति और परंपराओं को उजागर करता है। उसके बाद है श्योरलिस्ट, गिलोम एपोलियर द्वारा वर्णित यह कला और साहित्य की एक शैली है जो अवचेतन मन और सपनों पर आधारित है। उदाहरण श्योरलिज्म में अवास्तविक और अति यथार्थवादी चित्रण होता है। ठीक है, यानी कि ये किसके ऊपर, कला और साहित्य की एक शैली है जो यानी कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, यानी कि जो चीज़ें हमारी हो नहीं सकती उसके बारे में हम सोचते हैं, उसको श्योरलिस्ट बोला गया है। उसके बाद है मैटरलिज्म, फेमिनिज्म, इसको मोनिक विटिंग द्वारा दिया गया था। यह नारीवाद का एक दृष्टिकोण है जो महिलाओं की भौतिक स्थितियों, सामाजिक आर्थिक कारकों पर जोर देता है। उदाहरण मैटरलिस्टिक फेमिनिज्म में महिलाओं के श्रम और उत्पादकता पर जोर दिया गया है, यानी महिलाओं ने जो वर्क लिखे उनके ऊपर जोर दिया गया है मैटरलिस्टिक फेमिनिज्म में। उसके बाद है एग्रीचर फेमिनाइन, ये तो 2021 वाले एग्जाम में आई हुई थी थिएटर। हेलेन सिक्सन्स द्वारा द लाफ ऑफ द मेडुसा में वर्णित यह महिलाओं की लेखन शैली को संदर्भित करता है। उदाहरण एग्रीचर फेमिनाइन में महिलाओं के अनुभव और भावनाओं को, यानी कि जो वर्क लेडीज़ ने लिखे हैं ना लेडीज़ के लिए ही, उसके लिए एग्रीचर फेमिनाइन टर्म दी है। किसने दी है? हेलेन सिक्सन्स ने। उसके बाद है ब्रिकोलेज, क्लाउड लेवी-स्ट्रेस द्वारा परिभाषित यह अवधारणा विभिन्न तत्वों को मिलाकर नया निर्माण करने को संदर्भित करती है। ब्री कॉलेज में विभिन्न, यानी कि ये कहता है कि बहुत सारी संस्कृतियों को मिला के, जैसे इंडियन और जो अंग्रेजी संस्कृति यानी अंग्रेजों की संस्कृति है उसको मिलाकर एक नया वर्क बनाना, ठीक है, तो उसको ब्री कॉलेज बोला गया है। लेवी स्ट्रोस ने इसको दिया है। उसके बाद है बाइनरी अपोजिशन, भी क्लाउड लेवी स्ट्रोस ने ही दिया है। इसका उपयोग, यह अवधारणा विपरीत तत्वों के, यानी कि देखो भाई जो बाइनरी अपोजिशन है इसके बारे में भी मैंने अच्छे से समझाया अपनी जो मैराथन ली हुई है मैंने लिटरेरी टर्म्स की, सॉरी कल्चरल स्टडीज़ वाली कंप्लीट जो मैराथन ली है 7-8 घंटे की, उसमें वर्ड मैंने अच्छे से समझाया, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा बता देती हूँ। जैसे कहते हैं लेवी स्ट्रोस ने कहा कि ब्लैक एंड वाइट और राइटिंग जो राइटिंग को या स्पीकिंग को, इनमें से एक चीज़ को बेटर बनाना, यानी कि एक चीज़ को आप ज़्यादा अच्छा कह रहे हो, जैसे ब्लैक वाइट को आप अच्छा कह रहे हो, ब्लैक को आप अच्छा नहीं बोल रहे हो। तो डेरिडा ने इस वर्ड को कहा था कि इसके अपोजिट बोला था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारी चीज़ों का अपना महत्व होता है। लेकिन बाइनरी अपोजिशन में एक चीज़ को सर्वश्रेष्ठ दिखाया गया और दूसरी को अच्छा नहीं दिखाया। जैसे मैन को सुपीरियर दिखाया गया और वो मैन को सुपीरियर नहीं दिखाया गया। जैसे वाइट को अच्छा दिखाया गया है और ब्लैक को नहीं, यानी कि एग्जांपल है ब्लैक एंड वाइट, मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो इस तरह से
जैसे प्रकाश और अंधकार जैसी विपरीत धारणाएं इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद है डार्विनिज्म। थॉमस हेनरी हेक्सले द्वारा प्रचारित यह चार्ल्स डार्विन के विवादास्पद के सिद्धांत पर आधारित है। डार्विनिज्म में प्राकृतिक चयन और विकास का सिद्धांत शामिल है। उसके बाद है ग्लाइडेड एज, मार्क ट्वेन। गिल्डेड एज, मार्क ट्वेन गिल्डेड एज यानी कि 1870 से 1900 तक वह समय जब अमेरिका में तेज़ी से आर्थिक वृद्धि हुई थी। इसका नाम मार्क ट्वेन ने अपने उपन्यास द गिल्डेड एज ए टेल ऑफ टुडे से लिया है। ठीक है, यह युग भ्रष्टाचार, विषमता और समाज में बड़े विभाजन के लिए जाना जाता है। उदाहरण, इस युग में रेल रोड टाइकून जैसे कार्नियस वेल्डरबिट ने अत्यधिक धन अर्जित किया। ठीक है भाई, गिल्डेड एज मार्क ट्वाइन ने इसको दिया था, यानी कि जो अमेरिका के अंदर जो आर्थिक तेज़ी से वृद्धि हुई उसके लिए इस वर्ड का यूज़ किया था। कॉमेडी ऑफ इमिनेंस इरविन वार्डन ने दिया था। कॉमेडी ऑफ इमिनेंस इरविन वार्डन कॉमेडी ऑफ इमिनेंस एक नाटक शैली है जिसमें इरविन वार्डन ने परिभाषित किया था। इसमें हास्य और भय का मिश्रण होता है। इसमें दर्शक असहज और तनावग्रस्त महसूस करते हैं। उदाहरणतः हैरल्ड पिंटर का जो नाटक है द बर्थडे पार्टी इस शैली का प्रमुख उदाहरण है। देखो, कॉमेडी ऑफ इमिनेंस कैसे होता है कि जैसे बर्थडे पार्टी वाला जो ये वर्क है, इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि पार्टी चल रही है, लेकिन पार्टी के खुश हैं कुछ लोग, लेकिन उसके साथ एक भय भी है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह का डर भी होता है। साथ में इसमें हास्य होता है और साथ में क्या होता है, एक डर भी होता है। उसके बाद है क्यूर थ्योरी। इसने इसको दिया था टेरेसा डे लोरेट्स ने। क्यूर थ्योरी टेरेसा डी लोरेट्स स्क्वेयर्स यौन पहचान और यानी कि भाई क्यूर थ्योरी क्या होता है, लिंग को सामाजिक और सांस्कृतिक संरचनाओं के रूप में जांचती। टेरेसा डी लोरेटिस ने 1991 में इस शब्द का प्रयोग किया था। उदाहरण सिद्धांत के तहत परंपरागत लिंग पहचान को चुनौती देने वाले व्यक्तियों के, यानी भाई जो भी समाज के अंदर अलग है, जैसे लड़की लड़की से शादी करती है, लड़का लड़की से शादी करता है, यानी ऐसे रिलेशन जो समाज के अंदर जिनको हम नहीं मानते हैं, ऐसे रिलेशन को ही क्या बोला गया है, क्यूर थ्योरी बोला गया है। उसके बाद है मेटाफिजिकल पोइट्री, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इसके बारे में मैंने काफ़ी देर कंप्लीट थ्योरी के बारे में मैंने समझाई हुई है, क्यूर थ्योरी के बारे में अपने लेक्चर में, कल्चर स्टडीज़ वाली मैराथन में। उसमें मैंने हर टर्म को समझाया हुआ है अच्छे से। आपने नहीं देखी तो वीडियो देख सकते हैं आप, उसमें से आपके 10 क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे नेट के लिए। उसके बाद है मेटाफिजिकल पोइट्री, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। मेटाफिजिकल पोइट्री आपको पता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दिया था, और 17वीं सदी के में एक काव्य शैली है जिसे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने परिभाषित किया था। यह कविता जटिल विचारों तरह असामान्य उपमाओं का उपयोग करती है। उदाहरण, जॉन डन की कविता द सन राइजिंग इस शैली का उदाहरण है। मेटाफिजिकल पोइट्री आपको पता है, यानी कि जब ये जो 17वीं सदी के जो क्या थे, जो जिनके अंदर बहुत नॉलेज था, जो पढ़े लिखे का वर्ग था कवि का, उनके लिए ये क्या दिया गया था, नेम दिया था, जो सैमुअल जॉनसन ने दिया था। ये जो पोइट्री लिखते थे वो इस तरह की लिखते थे जिसके अंदर वैज्ञानिक तत्व डालते थे ये। ठीक है, और जिनको समझना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता था। इगोटिस्टिक सबलेम जॉन किट्स। इगोटिस्टिक सबलेम्स जॉन किट्स ने प्रभाषित की थी। यह उस कलाकार को संदर्भित करता है जो अपने व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं को अपने कार्यों में अत्यधिक रूप से सम्मिलित करता है। यानी कि यह उस कलाकार को संदर्भित करता है जो अपने व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं को, यानी कि जो अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो उसकी खुद की भावनाएं हैं, उनको ज़्यादा लेक्चर में डाले। उसके लिए इगोटिस्टिक सबलिम का जो यूज है वो जॉन किट्स ने किया था। ठीक है, जैसे वर्ड्सवर्थ का के जो वर्क है, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो कविताएं हैं, उनके अंदर व्यक्तिगत अनुभवों की प्रधानता देखी गई है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज किया था उन्होंने। ठीक है, सैटेनिक स्कूल, रॉबर्ट सौदे, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। उसके बाद है पोस्ट मॉडर्निज्म, आर्नोल्ड टॉयनबी ने दिया था, ये भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद वोमेनिज्म, ये दोबारा कैसे आ गए, एक मिनट। गायनोक्रिटिसिज्म दिया था एलन सोवल्टर ने। एलन सोवल्टर साहित्य में महिला लेखकों के कार्यों के विश्लेषण का एक तरीका है। एलन सोवल्टर ने इस अवधारणा को विकसित किया कि सोवल्टर की पुस्तक ए लिटरेचर ऑफ देयर ओन इस सिद्धांत का उदाहरण है।
यानी कि सॉल्टर की जो बुक है उसके अंदर गाइनोक्रिटिसिज्म वर्ड दिया था। यानी कि जो भी साहित्य में महिला लेखक होते हैं उनके कार्यों का जो एनालिसिस है वो इसके अंदर दिया जाता है, किसके अंदर, गाइनोक्रिटिसिज्म में। यानी कि महिलाओं ने जो वर्क लिखे हैं उनका एनालिसिस करना। एपिफेनी जेम्स जॉयस एपिफेनी वह क्षण है जब किसी व्यक्ति को अचानक कोई गहरा सत्य या ज्ञान प्राप्त होता है। जेम्स जॉयस ने इसे अपने साहित्य में प्रमुखता से प्रयोग किया है। उदाहरण, जॉयस की कहानी अरबी में मुख्य पात्र का अनुभव एपिफेनी का उदाहरण। यानी कि एकदम से किसी भी जो कहानी का जो करैक्टर है उसको कुछ सच पता चलता है। जैसे नाटकों में नहीं दिखाते हैं, एकदम से दिखा देंगे कि आप इस घर के बेटे नहीं हो, आपको बाहर से लाया गया, जैसे मतलब आप देखते हो कि उनको एक सेटबैक सा लगता है, धक्का लगता है, ऐसी कुछ बातें। ठीक है। उसके बाद है प्रॉब्लम प्लेस सिडनी ग्रंडी इस प्रॉब्लम प्लेस के लिए ये वर्ड दिया सिडनी ग्रंडी ने। सामाजिक, नैतिक, राजनीतिक समस्याओं को उजागर करते हैं। सिडनी ग्रंडी ने इस शैली का नामकरण किया। उन्होंने हेनरी गिब्सन का नाटक ए डॉल्स हाउस एक प्रमुख उदाहरण है इसका। थिएटर ऑफ द अपसर्ड मार्टिन एस्लिन ने दिया। अपसर्ड एक नाटक शैली है जो मानव अस्तित्व की निरर्थकता को दर्शाती है। मार्टिन एस्लिन ने इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। उदाहरण, सैमुअल बेकेट का नाटक वेटिंग फॉर गोडेट। इससे यानी कि वेटिंग फॉर, देखो ऐसा वर्क जिसके अंदर निरर्थकता होती है, कुछ भी, कोई स्टोरी नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। जैसे वेटिंग फॉर गोडेट में ये गोडेट का इंतजार ही करता रहता है, कुछ कुछ करते रहते हैं, समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से कहानी शुरू हुई, कहाँ से ख़त्म हुई, कुछ भी समझ नहीं आता, निरर्थक होता है सब कुछ। ठीक है। उसके बाद इमेजिंग ये वर्ड दिया था एजरा पाउंड ने। एक काव्य आंदोलन है जो स्पष्ट और सटीक चित्रण पर जोर देता है। एजरा पाउंड ने इसे विकसित किया था। उदाहरण, एजरा पाउंड की कविता इन ए स्टेशन ऑफ द मेट्रो इमेजियम का एक प्रमुख उदाहरण है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, विलियम जेम्स ने। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक साहित्यिक तकनीक है जो पात्रों के विचारों और भावनाओं की निरंतर धारा को प्रदर्शित करती है। विलियम जेम्स ने इसे परिभाषित किया था। उदाहरण, विर्जिया वुल्फ की मिसेज डोलोवे इस तकनीक का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। देखो भाई, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस क्या होता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस के वर्क ऐसे होते हैं जब कोई भी राइटर है वो सोचता जाता है और वर्क लिखता जाता है। ठीक है। यानी कि वो अपनी भावनाओं को में बहता जाता है, जो भी उसके दिमाग में आता जाता है वो लिखता जाता है, दिमाग में जाता जाता है लिखता जाता है। ठीक है। तो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस वाला में कहा गया है। और जेम्स के जो जो वर्क हैं वो इससे रिलेटेड है। विर्जिया वुल्फ का वर्क मिसेज डोलोवे भी ऐसा ही है। सोनेट, थॉमस यार्ड एक 14 पंक्तियों की कविता है जिसकी विशिष्ट रचना और तुकांत योजना होती है। थॉमस वॉयट ने अंग्रेजी साहित्य में इसे लोकप्रिय बनाया था। उदाहरण, थॉमस यार्ड की कविता वॉइस ओ लिस्ट टू हंट। क्या था? थॉमस यार्ड। सोनेट का तो पता ही है आपको। पैथेटिक फैलेसी, जॉन रस्किन ने। पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन एक साहित्यिक उपकरण है जिसमें मानव भावनाओं को प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं में स्थानांतरित किया जाता है। जॉन रस्किन ने इस अवधारणा को विकसित किया। उदाहरण, वर्ड्सवर्थ की कविता आई वंडर लोनी एज ए क्लाउड में बादलों और डैफोडिल्स को मानवीय गुण दे दिए गए हैं। ठीक है। पैथेटिक फैलेसी के अंदर क्या होता है, जो भी क्या साहित्यिक यानी कि जो भी निर्जीव चीज़ें होती हैं उनको मानव की भावनाएं दे दी जाती हैं। निर्जीव चीज़ को एज सजीव दिखाया जाता है, उसको पैथेटिक फैलेसी बोला गया है। उसके बाद है टेरेजारिमा, यह थॉमस यार्ड ने दिया था। टेरेजारिमा थॉमस एक काव्यात्मक संरचना है जिसमें तिकड़ी की राइमिंग योजना, यानी कि जो जैसे ए बी सी ए ये दिया हुआ है ना, जैसे इस तरह से तिकड़ी होती है। थॉमस यार्ड ने इसे अंग्रेजी में पेश किया है। ठीक है। पर्सी बायसे शैली लिखी गई है। पर्सी बायसे ने अपनी शैली इसी में लिखी है। ठीक है। टेरेजारिमा थॉमस यार्ड ने दिया था। इसके अंदर क्या होता है, जो तीन लाइनें होती हैं एक पोइम के अंदर, और इस तरह से जैसे ये दिया हुआ आपको 3 लाइनें, 1 3 3 3 इस तरह से राइमिंग, यानी कि जो राइमिंग स्कीम होती है पोइम की वो ये होती है। ब्लैक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री, हेनरी होवर्ड और एरल ऑफ सरी ने वर्ड दिया था। ब्लैक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री, हेनरी होवर्ड आर ऑफ सरे ब्लैक्स वर्क्स इन अनछंद कविता। ये भी यही याद रखने लेना कि इन्होंने दिया था। ठीक है। उसके बाद है ब्लैक वर्स इन इंग्लिश ड्रामा, थॉमस नॉर्टन, थॉमस सैकविल इन गॉरबोडक। ठीक है।
थॉमस ब्लैक वर्स इन इंग्लिश ड्रामा, थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्विल इन गोरबोडोक। थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्विल ने अपने नाटक गोरबोडोक में पहली बार ब्लैक वर्स का प्रयोग किया था। इस वर्ड का प्रयोग ब्लैक वर्स का पहली बार किया था भाई इन दिनों ने अपने गोरबोडोक वर्क के अंदर। गोरबोडोक के अंदर संवाद बिना तुकांत के लेकिन नियमित मीटर में लिखा गया है उनके अंदर, यानी कि कोई भी क्या नहीं है, लय नहीं है, लेकिन मीटर नियमित है। रिम रॉयल जोफ्रे चौसर ने दिया था। जेफरी चौसर रॉयल एक 7 पंक्तियों की तुकबंदी योजना है जिसे जेफरी चौसर ने अंग्रेजी कविता में लोकप्रिय बनाया। उदाहरण चौसर की ट्रॉयलिस एंड क्रिसवेड में जो है रिम रॉयल का उपयोग किया गया है। टेम्परेंस नॉवल फ्रैंकलिन इवॉन्स इज़ द ओनली नॉवल। वोल्ट विटमन टेम्परेंस नॉवल, वोल्ट विटमन टेम्परेंस नॉवल वे उपन्यास हैं जो शराबबंदी और संयम के पक्ष में प्रचार करते हैं, यानी शराबबंदी के रूप में में जो प्रचार करते हैं ऐसे नॉवल हैं। वोल्ट विटमन का फ्रैंकलिन इवांस इसका एग्जाम्पल है। वोल्ट विटमन ने टेम्परेंस नॉवल जो ये वर्ड है टेम्परेंस नॉवल ये किसने दिया, फ्रैंकलिन इवांस ने, शराबबंदी से रिलेटेड है ये। विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ जीके चैटरसन ने दिया था। जीके चैटरसन विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ वह विरोधाभास है जो विक्टोरियन युग के नैतिक और सांस्कृतिक मानदंडों में देखा गया है। जीके चैटरसन ने इस उदाहरणों को पेश किया है। विक्टोरियन युग में सार्वजनिक नैतिकता और निजी जीवन में काफ़ी अंतर था, यानी विक्टोरियन लिखा ही हुआ है, विक्टोरियन जो समाज था उसके बारे में बताया इसमें, जीके चैटरसन ने दिया इसको। कल्चरल इंडस्ट्री थियोडर ओडोर्नो एंड मैक्स हॉर्खहेमर ने दिया इसको। कल्चरल इंडस्ट्री थियोडर ओडोर्नो और मैक्स हॉर्खहाइमर। कल्चरल इंडस्ट्री एक अवधारणा है जिसे थियोडोर ओडोर्नो और मैक्स हॉर्खहाइमर ने विकसित किया था। यह जन संस्कृति को व्यापारिक उत्पादों के रूप में देखता है। उदाहरण हॉलीवुड फिल्में, लोकप्रिय संगीत इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, यानी कि भाई इसमें इंडस्ट्री को देखा, कल्चरल इंडस्ट्री से रिलेटेड ये वर्ड है, इसको याद रखना बस। थियोडर ओडोर्नो और मैक्स हॉर्खहेमर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि ये क्यों दिया गया ऐसा कुछ नहीं, बस इसका नाम याद रखो और इसका राइटर। उसके बाद है हाइब्रिडिटी, ये दी थी भाई हाइब्रिडिटी दी थी होमी भाभा ने। इसको मैं आपको हाइब्रिडिटी सांस्कृतिक पहचान का एक मिश्रण जो उपनिवेश और उपनिवेशवाद के बीच के संबंधों से उत्पन्न होती है। होमी भाभा ने इस धारणा को पेश किया है। उदाहरण सलमान रुश्दी के उपन्यास मिडनाइट चैट में सांस्कृतिक हाइब्रिडिटी स्पष्ट रूप से देखी जाती है। कैसे भाई सांस्कृतिक हाइब्रिडिटी, जैसे कि अंग्रेज हमारे यहाँ पर आए थे और जो हम थे, एक तो हमारी संस्कृति थी और एक अंग्रेजों की पाश्चात्य जो संस्कृति थी, दोनों को के जो संस्कृतियाँ मिल गई और जो एक नई संस्कृति बनी उसको हाइब्रिडिटी बोला है। उसके बाद डिफरेंस जो डेरिडा ने वर्ड दिया था, एक जिसे जैक्स डेरिडा ने परिभाषित किया था, जो अंतर और स्थगन को स्थगित करता है, यानी कि सिंपल सी बात है भाई इसके अंदर ये कहा गया भाषा में किसी भी शब्द का कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता, उसका मीनिंग चेंज होता रहता है, ठीक है, और उस मीनिंग को चेंज होता रहता है। तो उसको जैसे भी हम डिक्शनरी में कोई भी वर्ड देखने जाते हैं तो वो वर्ड हमें दूसरे वर्ड के ऊपर क्या करता रहता है, पोस्टपोन करता रहता है, उस वर्ड के ऊपर हमें दूसरे वर्ड के ऊपर भेजता रहता है। तो इस तरह से कभी भी किसी भी वर्ड का हम खुद ही संतुष्ट होकर डिक्शनरी से बाहर निकलाते हैं, ठीक है। वैसे इस वर्ड को इन्होंने डिफरेंस नहीं डिफरेंस वर्ड बोला है, जबकि इसने बताया है कि कोई भी वर्ड फिक्स नहीं होता है, कि उसका वर्ड का मीनिंग फिक्स नहीं होता है, वो चेंज होता रहता है। उसके बाद है अपोरिया डेरिडा ने ही दिया था। एक दार्शनिक स्थिति है जिसमें तर्क संगत समाधान यानी कि भाई मैं बता देती हूँ अपोरिया वर्ड क्या होता है। इसके अंदर कोई भी जो भी राइटर होता है वो अफिक्स स्थिति में होता है, यानी कि वो उलझन में होता है कि वो क्या करे क्या ना करे, उसको कुछ भी समझ नहीं आता है। तो ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसको अपोरिया बोला जाता है। आप पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, यानी प्लेटो के संवादों में सुकरात द्वारा पेश किए गए तर्क अक्सर अपोरिया की स्थिति उत्पन्न करते हैं, यानी कि जब भी कोई ना समझने वाली स्थिति होती है। डिकंस्ट्रक्शन डेरिडा, क्यों मैं इनको जल्दी आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये वो सारे वर्ड मैं अपनी मैराथन में बड़ी डिटेल में और एग्जांपल के साथ कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले आप कल्चर स्टडी की जो दो मैराथन मैंने डाली है वो देखना आप पहले। डिकंस्ट्रक्ट एक साहित्यिक और
दार्शनिक पद्धति, यानी भाई देखो इससे वर्ड को आप समझेंगे कि कंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है किसी भी मतलब लेसन को हम एक स्ट्रक्चर के रूप में देखते हैं और उसको पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसी एक राइटर उसको पढ़ता है और अपने व्यू दे देता है, उसी तरह से अगर ये कहते हैं कि उस राइटर को उस वर्क को अलग अलग राइटर पढ़ेंगे तो अपना अलग अलग मीनिंग देंगे। यानी कहने का मतलब है या तो हम किसी चीज़ को एक स्ट्रक्चर मान के उसकी स्टडी करते हैं, या फिर हम उस चीज़ को अलग अलग करके उसकी स्टडी करते हैं तो उसका अलग अलग मीनिंग निकलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही इसमें बताया गया है। लोगोसेंट्रिसिज्म और फोनोसेंट्रिसिज्म डेरिडा। लोगोसेंट्रिसिज्म और फोनोसेंट्रिसिज्म यह वह विश्वास है कि भाषा और तर्क सत्य की प्रमुख अभिव्यक्ति है। फोनोसेंट्रिसिज्म वह विचार है कि मौखिक भाषा लिखित भाषा से श्रेष्ठ है। यानी भाई इसके अंदर मौखिक भाषा को लिखित भाषा से श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि डेरिडा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही है इस टर्म के अंदर। उसके बाद है कोलेक्टिव अनकॉन्शियस कार्ल जंग। कोलेक्टिव अनकॉन्शियस कार्ल जंग एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा जो मानवता के साझा अवचेतन अनुभव और आर्केटाइप को संदर्भित करती है। कार्ल जंग ने इसे पेश किया है। उदाहरण सांस्कृतिक मिथक और प्रतीक जिन्हें विभिन्न समाजों में समान रूप से पाया जाता है। उसके बाद है हेट्रोग्लोसिया। मिखाइल बख्तिन ने दिया था इस वर्ड को। यह स्थिति है जिसमें विभिन्न भाषाएं, दृष्टिकोण और आवाज़ें एक ही साहित्यिक कृति में सह स्थितियों में होती हैं। देखो मैं इसको समझा देती हूँ हेट्रोग्लोसिया वर्ड को। यानी कि जब भी देखो यहाँ पर भी एग्जाम्पल दिया हुआ, यहाँ से समझते हैं पहले। इसका मतलब है कि एक ही पाठ में विभिन्न आवाज़ें और भाषा शैलियाँ, दृष्टिकोण प्रस्तुत होते हैं। वह बहुविधता किसी भी साहित्यिक कृति को अधिक जीवंत और यथार्थवादी बनाती है। जैसे उदाहरण के लिए मुंशी प्रेमचंद्र का एक गोदान वर्क ले लेते हैं। इसके अंदर देखो उदाहरण के लिए होरी एक गरीब किसान की भाषा है, सरल है। हम गरीब हैं साहब, हमारा क्या, यानी होरी की ये लैंग्वेज है जो कि वर्क के अंदर है। उसके बाद गोबर होरी का बेटा है जो गांव छोड़कर शहर चला गया। अब उसकी भाषा चेंज हो गई। वो कहता है कि उसकी भाषा गांव और शहर दोनों की, उसकी भाषा में दोनों की झलक मिलती है। उसके बाप की में गांव की मिलती थी। उसके बाद बाबूजी यहाँ शहर में सब कुछ बदल जाता है। मिर्ज़ा खुर्शीद एक शहर के बैंकर जिनकी भाषा शहरी और शिक्षित है। यानी कि ऐसे अलग। और उसके बाद महोदय आपको ऋण की आवश्यकता हो तो संपर्क करें। मालती एक शिक्षित स्वतंत्र महिला जिसकी भाषा में आधुनिकता और स्वतंत्रता की झलक है। अपने जीवन के निर्णय मैं स्वयं लेती हूँ। तो इस तरह से अलग अलग करैक्टर की अलग अलग भाषा का जो मिक्सचर होता है उसको हेट्रोग्लोसिया बोला गया, ठीक है। ये टर्म किसने दी थी, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। हेट्रोग्लोसिया मिखाइल बख्तिन ने ये टर्म दी थी। ये है चटनीफिकेशन, सलमान रुश्दी ने दी थी भाई। सलमान रुश्दी पश्चिमी संस्कृतियों के, भारतीय और पश्चिमी संस्कृतियों का मिश्रण, यानी कि दोनों की चटनी बनाना, किसकी, भारतीय और संस्कृति, जैसा कि इसके नाम से लिखा हुआ है चटनीफिकेशन। मैं मजाक कर रही हूँ आपको, लेकिन दो संस्कृतियों का मिक्सचर ही क्या है ये चटनीफिकेशन जो सलमान रुश्दी ने दिया था। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, टी.एस. एलियट का ये वर्क साहित्यिक तकनीक है जो बाहरी घटनाओं या वस्तुओं का माध्यम से आंतरिक भावनाओं को व्यक्त करती है। टी.एस. एलियट ने इसको परिभाषित किया था उदाहरण द वेस्टलैंड। इंटरटेक्सटिविटी जूलिया क्रिस्टिवा ने दिया था। यह विचार है कि साहित्यिक पाठ का अर्थ अन्य पाठों से, यानी कि एक पाठ के अंदर नहीं, जो अलग अलग पाठों से। जूलिया क्रिस्टिवा वह विचार है कि एक साहित्यिक पाठ का अर्थ अन्य पाठों से उसके संबंधों के माध्यम से बनता है। जूलिया क्रिस्टेवा ने इस सिद्धांत को पेश किया है। उदाहरण जेम्स जॉयस के यूलिसिस में विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भ हैं। देखो कहने का ये जो आप है इसको इस तरह से समझेंगे, जैसे कि आप कोई वर्क लिख रहे हैं, आप राइटर हैं, आप वर्क लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं कि लेडीज़ के, महिलाओं के लिए एक वर्क लिख रहे हैं कि उनकी जो दयनीय स्थिति है किसके अंदर, समाज के अंदर। तो आपने इस तरह के बहुत सारे वर्क पढ़े होंगे जिसके अंदर ऐसे महिलाओं की स्थिति के बारे में बताया होगा। ऐसे बहुत सारे वर्क आपने पहले स्टडी किए होंगे। तो आप क्या करते हो, उन सभी जो भी सारे लेसन हैं जिनमें से आपने जो कुछ भी पढ़ा है उनकी कुछ चीज़ें लेके आप एक और वर्क लिख देते हैं। तो इस तरह से कहा गया है कि जब भी कोई राइटर कोई वर्क लिखता है तो वो उसके अंदर जो आसपास के जो भी साहित्य होता है, जो भी वर्क होते हैं, तो उनका प्रभाव उसका जो लेसन है या उसका जो वर्क है या जो लिख रहा है वो उसके ऊपर पड़ता है। तो यहाँ से इसलिए कहा गया है
साहित्यिक पाठ का अर्थ अन्य पाठों से उसके संबंधों के माध्यम से बनता है। द हियरसे ऑफ पैराफ्रेज क्लिंथ ब्रुक्स। अब पैराफ्रेज टर्म जो दी थी वो किसने दी? क्लिंथ ब्रुक्स ने। क्या मीनिंग देखते हैं। द हियरसे ऑफ पैराफ्रेज क्लिंथ ब्रुक्स। पैराफ्रेज वह विचार है कि कविता का अर्थ उसके शब्दों से अलग करके नहीं समझा जाता। सिंपल सी बात है भाई, कविता का जो अर्थ है वो पूरे एक पैराग्राफ समझाएगा, उसको अलग अलग करके थोड़ा समझ पाओगे आप। क्लिंथ ब्रुक्स ने अपनी इस पुस्तक में दी बेल बार टर्न में प्रस्तुत किया उदाहरण कविता का सार केवल सीधे पैराफ्रेज द्वारा समझा नहीं जा सकता। देखो, मान ले कि हम कबीर की एक प्रसिद्ध पंक्ति को लें, माया महाठगनी हम जानी। इस पंक्ति में माया को महाठगनी सबसे बड़ी ठग के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ एक विरोधाभास है। माया जो दिखती है वह वास्तव में वैसी नहीं है, वह एक ठगी है। लेकिन यह विरोधाभास पूरी कविता में एक गहरी सत्यता की ओर संकेत करता है। क्लिंथ ब्रुक्स के अनुसार इस तरह के विरोधाभासों को समझने से हमें कविता की वास्तविक गहराई और उसके भावार्थ को समझने में मदद मिलती है। यानी कि क्या कहते हैं, पैराफ्रेज के अंदर क्या होता है, एक जो पैराफ्रेज होता है उसका जो मीनिंग है वो गहरा होता है, यानी कि उसको गहराई से जाके ही हमें समझना पड़ता है। विरोधाभास का कहानी के अंदर इसीलिए दिए जाते हैं ताकि वो उस कहानी का पूरा जो कविता लिखी है या जो वर्क लिखा है उसका पूरा मीनिंग समझा दें वो आपको। देखो दोबारा से कि पैराफ्रेज वह विचार है कि कविता का अर्थ उसके शब्दों से अलग करके नहीं समझा जा सकता, कि जो कविता का अर्थ है उसके शब्दों से अलग करके उसको नहीं समझा जा सकता। यानी कि ये कहा है कि जो वर्क है कि देखो, माया महाठगनी हम जानी, ठीक है, कि माया हम महाठगनी, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग एक्चुअल दिया गया है वो नहीं है यहाँ पे। जैसे माया भ्रम या भौतिकता को कहा है और महाठगनी सबसे बड़ी ठग के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ क्या है, एक विरोधाभास है। माया जो दिखती है वह वास्तव में वैसी नहीं है, वह एक ठगी है। यानी कि माया हमें सबको अच्छी लगती है, लेकिन यहाँ पोई में क्या कहा गया है कि वो जैसी है वो वैसी नहीं दिखती है। तो इस तरह से मीनिंग को क्लियर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है डीफैमिलियराइजेशन, विक्टर सक्लोंस्की। डीफैमिलियराइजेशन विक्टर सक्लोंस्की की वह तकनीक है जिसमें सामान्य वस्तुओं या घटनाओं को अपरिचित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है ताकि वे नए और रोचक लगे। यानी किसी चीज़ को इस तरह से प्रस्तुत करना कि वो नई लगे। विक्टर सक्लोंस्की ने इस अवधारणा को पेश किया है उदाहरण लियो टोल्स्टॉय के लेखन में, जिसमें सामान्य घटनाओं का असामान्य विवरण होता है। यानी कि किसी सामान्य चीज़ को असामान्य करके दिखा देना ताकि वो नहीं लगे वर्क के अंदर, ठीक है। तो उसी को डीफैमिलियराइजेशन बोला है। अगली टर्म है लॉस्ट जनरेशन, जर्ट्रूड स्टेन ने दिया था इसको। लॉस्ट जनरेशन गर्ट्रूड स्टाइलर्ट जनरेशन में प्रथम विश्व युद्ध के बाद के उन लेखों को स्तंभित करता है जिन्होंने समाज और उनके मूल्यों के प्रति निराशा व्यक्त की। गर्ट्रूड स्टाइन ने इस शब्द का उपयोग किया उदाहरण अर्नेस्ट हेमिंग्वे का उपन्यास द सन ऑल्सो राइजेस। सन ऑल्सो राइजेस इसके अंदर ये एग्जाम्पल है इसका। और जब क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद लोगों का हर चीज़ से विश्वास उड़ गया था, उनको किसी भी चीज़ पर बिलीव नहीं हो रहा था। सब उनको ये लग रहा था कि सब कुछ भी नहीं है, समाज में कोई भी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है, सब बेकार है। तो तब जब वो लेखक आए थे उसी को लॉस्ट जनरेशन कहा था, ठीक है। उसके बाद है बीट जनरेशन, जैक केरोसोक ने दिया इस जैक क्योर ने दिया है इसको, सॉरी। बीट जनरेशन 1950 के दशक के लेखों का वह समूह है जो पारंपरिक अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ विद्रोह करता था, ठीक है। जैक केर आर्क इसका प्रमुख सदस्य था। 1950 के दशकों में का एक समूह था जो पारंपरिक अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ, यानी कि जो अमेरिका के अंदर जो पारंपरिक मूल्य हैं उनका विरोध करता था ये लेखक, ठीक है। जैक केर आर्क इसका प्रमुख सदस्य था। और जो ये बीट जनरेशन यानी कि जो ये मूवमेंट था इसका जो मेन सदस्य कौन था, जैक केआर। एग्जाम्पल, जैक केआर का उपन्यास ऑन द रोड। एग्जाम्पल अच्छे से ध्यान रखना भाई, जैक केआर का उपन्यास ऑन द
रोड इसका एग्जाम्पल है। ओडिपस कॉम्प्लेक्स, सिगमंड फ्राइड ने दिया था इसको। ओडिपस कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्राइड का एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो बालकों के माता पिता के प्रति अवचेतन यौन इच्छाओं को संदर्भित करती है। सिगमंड फ्राइड यानी कि अपने बेटे का अपनी माँ की तरफ अट्रैक्शन होना और बेटी का अपने फादर की तरफ अट्रैक्शन होना, तो इस तरह से जो रिलेशन है उसको इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला है, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। उदाहरण के लिए सोफोक्लस का नाटक ओडिपस रेक्स। उसके बाद है अफेक्टिव फैलेसी और इंटरनेशनल फैलेसी, इसको दिया था विमसेट एंड बियर्डसली ने। ये तो नोन है, आपको पहले भी याद होगा ये टर्म। तो अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी, विमसेट और बियर्ड्स। अफेक्टिव फैलेसी वह गलती है जिसमें पाठ का मूल्यांकन पाठक की भावनात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाता है। इंटेंशनल फैलेसी वह गलती है जिसमें लेखक की मंशा को पाठ का अर्थ समझने का आधार बताया जाता है। उदाहरण कविता की विशुद्ध साहित्यिक आलोचना, यानी कि जो भी किसी लेसन को पढ़ने के बाद जो भी क्या होते हैं, किसी भी पाठक की जो भावनाएं होती हैं, भावना होती है, उसके बाद वो बताता है कि भी कैसा है, ये कैसी उसकी भावना बन गई है उसको पढ़ने के बाद। तो उसकी भावनात्मक जो उसकी फीलिंग है, और उसको फीलिंग आने के बाद उसको वो क्रिटिसाइज़ करता है कि ये वर्क ऐसा है, उसको क्या बोला है इसने, अफेक्टिव फैलेसी बोला है। और इंटेंशनल फैलेसी वह गलती है जिसमें लेखक की मंशा को पाठ का अर्थ समझने का आधार बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक जैसे कि वर्ड्सवर्थ के वर्क कोई पढ़ता है और वर्ड्सवर्थ का कोई नया वर्क आता है, तो उसको पढ़ने से पहले भी उसके दिमाग में यही आएगा कि इन्होंने जो भी लिखा होगा नेचर के बारे में लिखा होगा। तो इस तरह का जो पाठक गलती करता है एक राइटर के वर्क को समझने के लिए, उसको क्या बोला है इसने, उसको बोला है वह गलती जिसमें लेखक की मंशा को पाठ का अर्थ समझने का आधार बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है भाई। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, नोम चॉम्स्की की है ये। कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस, नोम चॉम्स्की। कॉम्पिटेंस भाषा की वह क्षमता है जो व्यक्ति के पास होती है, जबकि परफॉर्मेंस वह है जो वह वास्तव में भाषा का उपयोग करते समय करता है। नोम चॉम्स्की ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया है। उदाहरण, किसी भाषा के व्याकरण को जानना कॉम्पिटेंस है और उसका सही प्रयोग परफॉर्मेंस है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो आपने सारे रूल्स रेगुलेशन स्पीकिंग सबको कंप्लीट कर लिया है, तो ये हो गया आपका कॉम्पिटेंस। ठीक है, अब जब आपने लैंग्वेज सीख ली है, सारा उसका यूज कर लिया है, उसके बाद आप सब कुछ रूल रेगुलेशन सब सीख लिए, लेकिन उसके बाद जब उस लैंग्वेज का आप यूज़ करना शुरू करते हो, बाहर जाके उसको बोलना शुरू करते हो, तो वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हो आप अपनी, कि जो आपने सीखा उसकी परफॉर्मेंस, उसको क्या बोला है, उसको परफॉर्मेंस बोला है। ठीक है, एम्बिगिटी विलियम इम्सन। एम्बिगिटी विलियम एक साहित्यिक उपकरण है जिसमें एक शब्द वाक्यांश कथन का एक से अधिक अर्थ होता है। विलियम एम्सन ने इसे अपनी पुस्तक 7 टाइम्स ऑफ एम्बिगिटी में परिभाषित किया है। यानी एक वर्ड का या एक शब्द का या एक वाक्यांश का एक से ज़्यादा शब्द का क्या होना, एक से ज़्यादा अर्थ होना क्या कहलाता है, एम्बिगिटी कहलाता है। विलियम इम्सन ने इसको दिया था। और इस टर्म के राइटर को याद करना भी आसान है, एम और एम याद कर सकते हैं आप इसको ऐसे। एग्जाम्पल, शेक्सपियर के नाटकों में शब्दों के कई अर्थ हो सकते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये दिए हैं टी.एस. एलियट ने। ठीक है, ओरिएंटलिज्म प्राच्यवाद, विंटर, एडवर्ड सईद। एग्जाम्पल, सईद और ने दी, जो भाई एडवर्ड सईद है उन्होंने दी है ओरिएंटलिज्म की जो ये टर्म है वो। और वेस्ट कंस्ट्रक्ट क्या था, प्राच्यवाद की अवधारणा बताती है कि पश्चिम पूर्व की धारणाओं और रूढ़ियों को कैसे गढ़ता है, अक्सर उसे अजीब और पिछड़ा हुआ दिखाता है। एडवर्ड सईद ने अपनी पुस्तक ओरिएंटलिज्म में इसका विश्लेषण किया है। अब देखो,
एडवर्ड सईद ने प्राच्य ओरिएंटलिज्म अपनी बुक है, उसी के अंदर ये वर्ड दिया हुआ है। और उसने क्या कहा है कि जो भी वेस्टर्न लोग हैं, यानी कि जो पश्चिमी लोग हैं, वो जो लोग हैं अपने आप को क्या समझते हैं, वो ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं पूर्वी लोगों की बजाय। तो उसी को क्या बोला है, ओरिएंटलिज्म बोला है। कि जो भी पश्चिमी लोग हैं वो अपनी समझते हैं कि हमारी सभ्यता और हम ज़्यादा श्रेष्ठ हैं पूर्वी लोगों से, यही ओरिएंटलिज्म है। उसके बाद आता है कल्चरल कैपिटल। कल्चरल राइटर पियरे बोर्डियो, इसके राइटर कौन है, पियरे बोर्डियो, कल्चरल कैपिटल के। ठीक है, अब अगर वर्ड को याद करने की बात है तो याद कर सकते हो, कुछ भी बना के याद करो भाई, क्योंकि ये टर्म याद करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन सीधा ही किससे आता है, टर्म से आता है कि उसका राइटर कौन सा है। ठीक है, तो कल्चरल हमें क्या है, प्यारी, हमें अपनी कल्चरल बहुत प्यारी है, तो ऐसे वर्ड याद कर सकते हो आप इसको। सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा बताती है कि गैर आर्थिक सामाजिक संपत्तियां जैसे शिक्षा, भाषण की शैली, पहनावा सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है। पियरे बोर्दियो ने इस पर विस्तृत चर्चा की है। यानी कि भाई जो ये हमारी शिक्षा होती है, ठीक है, संस्कृत, जो हमारे पहनावा होता है, ये सब किसको बढ़ाती है, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाती हैं। ठीक है, कल्चर कैपिटल क्या है, यानी कि हमारे जो देखो सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा बताती है कि गैर सामाजिक संपत्तियां, यानी कि जो चीज़ें हमारी सामाजिक नहीं होती हैं, जैसे शिक्षा हमारी खुद की होती है, भाषण शैली हमारी खुद की होती है, पहनावा हमारा खुद का होता है, सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देती है, यानी इनसे ही हमारे समाज में पहचान बनती है। उसी को क्या बोला गया है, उसी को इसने क्या बोला है, कल्चरल कैपिटल, पियरे बोर्डियो ने। उसके बाद है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स एक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है विचारधारा। माइकल फोकाल्ट ने इसको इस वर्ड को दिया है। फोकाल्ट देखो, विचारधारा की अवधारणा बताती है कि शक्ति संबंधों को भाषा और प्रथाओं के माध्यम से कैसे बनाए और व्यक्त किया जाता है। मिशेल फोको ने इस पर विस्तृत विश्लेषण किया है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव मुझे लगता है कि अंग्रेजी शिक्षा ने, देखो क्या है, मैं आपको ये ऐसे ही समझा देती हूँ, इसका बाकी आप पढ़ना चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, मैंने लिखा कंप्लीट, लेकिन वैसे मैं आपको समझा देती हूँ कि ये क्या मीनिंग है इसका। डिस्कोर्स का क्या मीनिंग है, विचारधारा। जैसे कि दो पर्सन बैठे हैं, वो बात कर रहे हैं। एक कहता है कि अंग्रेजी शिक्षा का हमारे देश में बहुत महत्व है, अंग्रेजी शिक्षा की वजह से हमारे बच्चे साइंस में, डॉक्टरी में और इंजीनियर वगैरह बन रहे हैं। एक ने अपनी राय दे दी। अब दूसरा पर्सन कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन अंग्रेजी जो शिक्षा है उसकी वजह से बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं और उसकी वजह से हमारी जो संस्कृति है वो ख़त्म होती जा रही है। उसने अपना विचार दिया कि ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा की वजह से हमें साइंस वगैरह की नॉलेज हो गई है, लेकिन क्या उससे हमारी संस्कृति बच रही है? हमारी संस्कृति को भी तो ये जो जब से लोग आए हैं, इनकी भाषा आई है, इन्होंने ख़राब किया। तो इस तरह का जो कंट्रास्ट होता है, यानी कि विरोधाभास होता है, यानी कि जो क्या कहते हैं उसको, जो डिस्कशन होता है, उसी को डिस्कोर्स बोला गया है। और इस टर्म को किसने दिया? माइकल फोको ने। उसके बाद है मल्टी कल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद। किसने दिया है? भिखु, क्या था भाई, हाँ, भिखु पारेख ने दिया है इसको। अब देखते हैं, बहुसंस्कृतिवाद विभिन्न संस्कृति समूहों के एक समाज के भीतर सह अस्तित्व के लाभ और चुनौतियों पर चर्चा करता है। भिखु पारेख ने इस पर विस्तृत चर्चा की है। ठीक है, याद कैसे करोगे? याद करना आसान है भाई मल्टीकल्चरलिज्म को, यानी कि मैं बहुत सारी कल्चर के अंदर से भीख मांगता हूँ। ठीक है, यानी कि एक भिखारी कहता है कि मैं बहुत सारी जो कल्चर हैं उन सब के घर जाके क्या मांगता हूँ, मैं भीख मांगता हूँ। मल्टी कल्चर से भीख मांगता हूँ, मैं एक कल्चर से भीख नहीं मांगता हूँ। तो इस तरह से याद कर सकते हो आप इस टर्म को। उसके बाद है कंज्यूमर कल्चर। कंज्यूमर कल्चर उपभोक्ता संस्कृति, जीन बोर्डियो ने इसको दिया था। देखो,
उपभोक्ता संस्कृति की आलोचना बताती है कि उपभोक्ता वस्तुएं और मीडिया एक ऐसी सिमुलेटेड रियलिटी बताते हैं जो वास्तविक आवश्यकताओं से अलग होती है। ठीक है, इसको दिया था जीन बॉडीलार्ड ने। ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है बस इसका नाम, जीन बॉडीलार्ड ने। ठीक है, अब याद कर सकते हो इस टर्म को, कंज्यूमर, यानी कि हम कंज्यूमर क्यों होते हैं, यानी कि कंज्यूम क्यों करते हैं हम खाने को, जीने के लिए, जीन यानी जीने के लिए। साइबोर्ग, साइबोर्ग की जो टर्म थी वो डोना हारावे ने दी थी। शायद 2021 वाले जो यूजीसी नेट का एग्जाम उसमें ये टर्म आई हुई है भाई। हारावे साई, देखो इसको भी हिंदी में समझते हैं। डोना हारावे का साइबोर्ग मैनिफेस्टो परंपरागत पहचान और मानव और मशीन के बीच की सीमा को चुनौती देता है। ठीक है, यानी मानव और जो मशीन के बीच की जो सीमाएं हैं, यानी कि उनकी सीमा तय करता है और उनको आपस उनके बीच की उसको चुनौती देता है। ये है साइबोर्ग। किसने दिया है? डोना हारावे ने। ऐसे इसी को भी कैसे भी याद करना हो, कुछ भी ट्रिक बना के, क्योंकि बिना ट्रिक तो याद होने वाले हैं नहीं आपको, है ना। आप याद कर सकते हो। वैसे डॉन को देखने वाले जो सीरियल हैं वो बोर करने लगे हैं हमें। डॉन को देखो कैसे याद कर सकते हैं। डॉन वाले जो सीरियल हैं अब उनसे मैं क्या हो गया हूँ, बोर हो गया हूँ। उसके बाद है हार्मेन्यूटिक्स, ये दी थी हंस जॉर्ज। ये मैंने वहीं से उठाए भी एग्जाम पेपर से ही, ये भी टर्म उसी में आई हुई थी उस पेपर में। इसमें साथ में दिए हुए थे, पूछा था कि कौन सी टर्म किस राइटर ने दी है। ठीक है, हांस गियोर्ग गडामर की हर जो है ये दी है भाई हांस गियोर्ग ने। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखना इसको। हांस गियोर्ग गडामर की क्या था, हार्मेन्यूटिक्स पाठों के व्याख्यान पर केंद्रित है, यानी पाठक और पाठ के बीच की स्थितियों के मेल को, यानी कि जो भी पाठ होता है और पाठक उसकी क्या व्याख्या देता है उसी के ऊपर केंद्रित है ये टर्म। हार्मेन्यूटिक्स का मतलब होता है पाठ की व्याख्या, समझ का सिद्धांत और पद्धति। हिंदी में इसका एक उदाहरण देखते हैं। सॉरी भाई बोली नहीं जाती है, ये फ्रेंच टर्म है तो इसके लिए सॉरी। हार्मेन्यूटिक्स का एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे श्री रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध काव्य जो भगवान राम की कथा का वर्णन करता है। ठीक है, यानी कि श्री रामचरितमानस, तो इसका आपके क्या मतलब इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे आप? भगवान राम या श्री रामचरितमानस क्या, जो भगवान राम की कथा का वर्णन करता है, एक प्रसिद्ध काव्य। तो इस तरह से आपने इसकी क्या कर दी, व्याख्या कर दी, तो उसी को क्या बोला गया है, यानी कि एक लेसन के जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनकी आपने व्याख्या करके उसको समझा दिया, तो वो क्या है, हार्मेन्यूटिक्स है। और किसने दिया इस टर्म को, हार्मेन्यूटिक्स की हांस गियोर्ग ने। अब देखो एक लाइन में हम सारी टर्म्स को याद करेंगे अब। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर जो टर्म है एक टर्म को मैं आपको ट्रिक से लर्न करवाऊँ, जो कि मैंने ट्रिक बना के लर्न की है अपने आप से। तो उसी ट्रिक को मैं आपको भी बताऊँ कि आप उसको कैसे लर्न करें। ठीक है, देखो पहली हमारी टर्म है वही हार्मेन्यूटिक्स, जो कि अभी मैंने पढ़ाई है। ठीक है, अब इस ट्रिक को याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं कि हर मैन को क्या करना चाहिए, हंसना चाहिए। ठीक है, हंसी से स्वास्थ्य ठीक रहता है, हर मैन को हंसना चाहिए, याद कर सकते हैं आप। साइबोर्ग मैंने आपको बता दिया था। डोना जो डॉन वाले सीरियल हैं उनको देखकर क्या हो गया हूँ मैं, बोर हो गया हूँ, याद कर सकते हैं आपको इसको। ब्लैक ह्यूमर, ब्लैक बर्तन अंदर से क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ब्लैक ह्यूमर किसने दी, एंडर ब्रेटन ने दी। अंदर से सारे बर्तन क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं आप। ब्लू कॉमेडी किसने दिया, मैक्स मिलर ने दिया। हमारी जो मैक्स है उसका कलर कैसा है, ब्लू है। उसके बाद है मेटा थिएटर। ठीक है, अब इसको दिया लियोन एबल ने। अब इसको याद कर सकते हैं, हमारा
हमने एक मोटे लाइन को किसको हमने एक मिनट भाई, यानी कि देखो जो हमने कैसे लाइन को देखा, सॉरी यहाँ से थे हमने एक मोटे लाइन को देखा, याद कर सकते हो आप इसको भी। उसके बाद है एपिक थिएटर, ठीक है। एपिक थिएटर की टर्म किसने दी, इरविन पीसकेटर ने। इसको भी आप याद कर सकते हो। कैसे याद करेंगे, देखो जो भी विन हो जाता है, ठीक है, उसकी सब पिक लेते हैं। एपिक थिएटर इरविन पीसकेटर, जो विन हो जाता है उसकी सब क्या लेते हैं, पिक लेते हैं। उसके बाद है इंटरप्रेटिव कम्युनिटीज़ स्टेनले फिश, ठीक है। हमारी सारी कम्युनिटी के अंदर कोई भी फिश नहीं खाता है, हमारी कम्युनिटी के अंदर कोई भी क्या नहीं खाता है, फिश नहीं खाता है, याद कर सकते हैं। उसके बाद है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। नशे के अंदर आदमी हाइपर हो जाता है। टेड नेल्सन ने इस टर्म को दिया, हाइपर टेक्स्ट। टेड नेल्सन, हाइपर यानी कि जो मैन है वो क्या हो जाता है, हाइपर हो जाता है नशे के अंदर। तो इस टर्म को भी आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है आर्किटिफल अप्रोच नॉर्थरोप फ्राई, ठीक है। अब इसको भी आप याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, आप इसको याद करेंगे, अरे यहाँ से याद करो, अरे फल, फल नहीं इसको फल पढ़ो। अरे फल को कोई भी फ्राई नहीं करता है, अरे फल को, फल नहीं फल, अरे फल को कोई भी फ्राई करके नहीं खाता है। उसके बाद है काइनेटिक एफ.आर. लेविस और स्क्रूटिनी एफ.आर. लेविस, दोनों टर्म को एक साथ याद करेंगे। कैसे याद करें, काइनेटिक और स्कूटी, ठीक है। काइनेटिक भी बोल देते हैं, स्कूटी भी बोल देते हैं, ठीक है। दोनों फ्री मिल रही हैं, दोनों क्या मिल रही हैं, काइनेटिक और स्कूटी दोनों फ्री मिल रही है, याद कर सकते हैं आप इस टर्म को। उसके बाद न्यू क्रिटिसिज्म जेई स्पिनगन ने दिया था, ठीक है। इसकी मैं कुछ बना नहीं पाई, आप देख लेना इसको। नेक्स्ट है कोरा, ठीक है। कोरा दिया जूलिया क्रिस्टीवा ने। कोरा जो वर्ड है वो दिया जूलिया क्रिस्टीवा ने, ठीक है। और इसकी भी टर्म बना सकते हैं आप, बड़ी इंटरेस्टिंग। इसको पढ़ेंगे आप। छोरा, छोरा किसके साथ घूम रहा है, जूलिया के साथ, जूली के साथ। और डबल थिंक, ठीक है। अब डबल थिंक को दिया जॉर्ज ऑरवेल ने। इसको याद कर सकते हैं, और वेल अच्छा रहेगा अगर आप डबल थिंक, यानी कि वेल अच्छा रहेगा अगर आप किसी चीज़ के बारे में दोबारा सोच लें, यानी डबल थिंक कर लें। तो जॉर्ज ऑरवेल ने दी इस टर्म को। मेटा हिस्ट्री, ठीक है। मेटा हिस्ट्री को दिया हेडन वाइट ने, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री का वो हाय वो दिन, वो सफ़ेद दिन मुझे याद है, ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको। उसके बाद है स्वीटनेस एंड लाइट, जोनाथन स्विफ्ट इन द बैटल ऑफ द बुक्स एंड लेटर बाय मैट आर्नोल्ड इन कल्चर एंड एनार्की। स्वीटनेस और लाइट, ठीक है। यानी कि जो बैटल ऑफ द बुक्स किसने दिया, जोनाथन, और बाद में किसने दिया, मैट आर्नोल्ड ने इन कल्चर एंड एनार्की के अंदर, ठीक है। उसके बाद सबाल्टन को दिया एंटोनियो ग्रैम्सी ने। सबाल्टन को की जो टर्म है उसको किसने दिया, ग्रैम्सी ने। तो क्या सब लोग एंटी हो गए हैं किसके, दलितों के, सब लोग एंटी हो गए हैं दलितों के, याद कर सकते हैं इस टर्म को। फ्री फॉरवर्ड आई.ए. रिचर्ड, ठीक है। अब क्या होता है, फ्री में दे देते हैं सब कुछ, कौन, रिच लोग, याद कर सकते हैं इस टर्म को भी आप। उसके बाद है न्यू जर्नलिज्म, ठीक है। न्यू और ओल्ड, आर्नोल्ड, न्यू और ओल्ड, याद कर सकते हैं आप इसको भी। कम्युनिटीज कॉम्पिटेंस डेल हाइम, ठीक है। कंपटीशन में अगर आप नहीं बैठेंगे तो आप डल हो जाएंगे। स्कूल ऑफ रीसेंटमेंट हैरोल्ड ब्लूम, ठीक है। हर ओल्ड ये चाहता है कि वो फिर से क्या, किस में जाए, स्कूल में जाए। हर ओल्ड क्या चाहता है, वो फिर से स्कूल में जाए।
होलोकास्ट, विंस्टन चर्चिल ने दी ट्रम, विंस्टन चर्चिल ने ये ट्रम दी। उसके बाद है, हाँ, जब होलोकास्ट हुआ तो हर जगह पर चर्चा हो गई थी। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, मॉडर्न लोग ओल्ड लोग, जो मॉडर्न लोग हैं वो ओल्ड लोगों को क्या समझते हैं, गंवार समझते हैं। वोमेनिज्म, एलिस वोकर, ठीक है, वोमेन को क्या करनी चाहिए, वोक करनी चाहिए। ऐसे आप इस टर्म को याद कर सकते हैं। उसके बाद है बैरन क्या था, डीपीटी हॉरेस वॉलपेल ने दी थी, ठीक है। हॉरेस अपनी डीपी नहीं ले सकता, ठीक है। न्यू हिस्टोरिसिज्म, स्टीफन ग्रीन ब्लाट, नई हिस्ट्री के अंदर, जो नई हिस्ट्री है वो ग्रीन बुक के अंदर दी गई है। आप इसको, इस टर्म को ऐसे याद करेंगे, जो नई हिस्ट्री है वो किसके अंदर दी गई है, ग्रीन बुक के अंदर। सॉरी भाई, एक मिनट भाई। आगे है नेग्रीट्यूड, नेग्रीट्यूड दी एमी सीजर और लियोपोल्ड ने। उसके बाद है सेंगोर शोरलिट दी विलियम अपोलिनियर ने। मेटरिस्ट फेमिनिज्म दिया मोनिक्यूर वेटिंग ने। और एक्रीचर फेमिनाइन, ये आया हुआ था भाई, इंपॉर्टेंट है ये, हेलिन सिक्सियस ने, इन द लेंथ ऑफ मेडूसा में 1976 में। ब्रिकोलेज क्लाउडी लेवी स्ट्रेस और बाइनरी अपोजिशन स्ट्रेस क्लॉड लेवी स्ट्रॉस ने, ठीक है। जब भी इस टर्म को आप याद कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज के अंदर जब भी क्या हो जाता है, कोई भी झगड़ा हो जाता है तब आपको स्ट्रेस होता है, और जब भी कि आपके कोई अपोजिशन में चला जाता है तब भी आपको क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो ये टर्म भी आप याद कर सकते हैं। डार्विनिज्म थॉमस हेनरी हक्सले ने दिया, ठीक है। और गिल्डेड एज मार्क ट्वाइन ने दिया। यानी इस एज के अंदर आपको क्या नहीं पीनी चाहिए, वाइन नहीं पीनी चाहिए। इस एज के अंदर आपको वाइन नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। कॉमेडी ऑफ मिनेंस, इरविन वार्डल, कॉमेडी ऑफ मिनेंस किसने दिया, इरविन वार्डल ने दिया। और उसके बाद था, हाँ देखो इसको याद करेंगे, वार से क्या होता है, नाश होता है। वार से क्या होता है, नाश हो जाता है। क्वीर थ्योरी टेरेसा डे लोरिट ने दी, ठीक है। उसके बाद है मेटाफिजिकल पोइट्री, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने दी है, सबको पता है, ये आपको याद हो जाएगा। ईगोटिस्टिक सिंबलिज्म जॉन कीट्स ने दिया, ठीक है। आजकल कीट पतंगों के अंदर भी क्या हो गया है, ईगो हो गया है। सेरेंडिपिटी होरेस वॉलपोल ने दी, ठीक है, ये तो पहले आ चुका है। अब नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है, नेगेटिव कैपेबिलिटी भी किसने दी, जॉन कीट्स ने दी, सबको पता ही है ये वर्ड आपको, है ना। उसके बाद है गाइनोक्रिटिसिज्म, एलिन सोवर्टर ने दी, ये भी फैमिलियर वर्ड है। एपिफेनी जेम्स जॉर्ज ने ये टर्म दी, ठीक है। यानी कि जोश आ जाता है अपने फैन को देखकर, किसी भी हीरो को। प्रॉब्लम प्ले सिंडी ग्रोंडी ने दिया, ठीक है, सिडनी ग्रोंडी ने दिया प्रॉब्लम प्ले। सिडनी के अंदर भी क्या होती हैं, याद कर सकते हैं, सिडनी के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, और ये हमारी कंट्री में थोड़ा है। थिएटर ऑफ अपसर्ड मार्टिन एसलिन ने दिया, ठीक है। थिएटर ऑफ अपसर्ड किसने दिया, मार्टिन एसलिन ने। ऐसे ही जो लिखे जाते हैं वो अपसर्ड वर्क होते हैं, ऐसे ही जो लिख दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, अपसर्ड वर्क होते हैं। इमेजियम किसने दिया, एजरा पाउंड ने दिया,
ठीक है। म्यूजियम में याद कर कैसे करेंगे, म्यूजियम में जाने के लिए क्या लगते हैं, पाउंड लगते हैं, यानी पैसे लगते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस विलियम जेम्स ने दिया, ठीक है। उसके बाद सोनेट थॉमस यार्ट ने दिया। ये सब तो लर्न ही है आपको, क्योंकि पहले भी याद किया आपने। पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन ने दिया, ठीक है। जो टर्जरीमा है वो थॉमस यार्ट ने दिया, ठीक है। उसके बाद है ब्लैंक वर्स, सरी ने दिया। ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश ड्रामा थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्वेल इन गॉरबोडक ने दिया। ब्लैक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री में तो सरी ने दिया, और ब्लैक वर्स किसमें, ड्रामा में थॉमस नॉर्टन और थॉमस सेक्वेल ने दिया। रिम रॉयल जोफ्रे चौसर ने दिया, और टेम्परेंस नॉवल फ्रैंकलिन इवांस, वॉल्ट विटमन ने। विक्टोरियन कंप्रोमाइज जीके चैटर्स ने। कल्चरल इंडस्ट्री थियोडर अडोर्नो और होर्क मर ने दिया। हाइब्रिडिटी होमी भाभा ने दी। डिफरेंस डेरिडा ने दिया। अपोरिया भी डेरिडा ने दिया। डीकंस्ट्रक्शन भी डेरिडा ने दिया। देखो ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आप याद कर सकते हैं इनको। देखो जब भी आप किसी से प्यार करते हैं आपको डर लगता है, पोरिया यानी प्यार। डिफरेंस, जब रिश्तों में डिफरेंस आ जाता है टूटने का डर होता है। डीकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करते करते जब भी कोई चीज़ टूट के पड़ जाती है, डीकंस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि टूट जाती है, तब भी हमें क्या लगता है, डर लगता है। याद कर सकते हैं डेरिडा की तीनों टर्म। लोगोसेंट्रिसिज्म फोनोसेंट्रिसिज्म भी डेरिडा ने दिया, ठीक है। लोगों को, हमारे इलाके में डकैती इतनी बढ़ गई है, अब लोगों को फ़ोन से भी क्या लगने लगा है, डर लगने लगा है कि कहीं कोई धमकी ना दे दे। लोगों को फ़ोन से भी डर लगने लगा है। कलेक्टिव अनकॉन्शियस कार्ल जंग ने दी थी, ठीक है। यानी कि सब ने कलेक्टिव होकर क्या कर लिया, सब ने कलेक्टिव होकर जंग छेड़ दी। यहाँ से आप टर्म को लर्न करेंगे। हेट्रोक्लोसिया किसने दी, मिखाल बख्तिन ने दी। उसके बाद है चटनीफिकेशन सलमान रुश्दी ने दी। सलमान रुश्दी कभी चटनी नहीं खाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं इस टर्म को। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टी.एस. एलियट ने दिया। इंटरटेक्सटुअलिटी जूलिया क्रिस्टेवा ने दी। हेयरसी ऑफ पैराफ्रेज क्लिंथ ब्रूक्स ने दिया, जो कि किसके अंदर था, इन हिज वेल राउट अर्न स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोइट्री। पोइट्री की स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसके अंदर ये वर्ड दिया था क्लिंथ ब्रूक्स ने। डी फैमिलियराइजेशन विक्टर सक्लोन्स्की ने दिया, ठीक है। अब इस टर्म को भी याद करना है। तो वीक लोग हैं जो, उनका कोई भी फेम नहीं होता, वो डी फेम होते हैं, उनका कोई फेम नहीं होता है। लॉस्ट जनरेशन, जनरेशन लॉस हो गई है क्योंकि जर गई है जनरेशन जर जाती है तो वो लॉस्ट हो जाती है। बीट जनरेशन, जब म्यूजिक के बीट बजने लगते हैं तो लोगों के पैरों में जैक लग जाते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप, जैक कैरोक बीट जनरेशन। ओडिपस कॉम्प्लेक्स सिगमंड फ्राइड आपको पता है। अफेक्टिव फैलेसी, इंटेंसिव फैलेसी, विमसेट एंड बियर्डसली आपको पता है, ये याद होगा आपको। कंपिटेंस एंड परफॉर्मेंस एंड चॉम्स्की, ठीक है। एम्बिगिटी विलियम इम्सन। एम और एम ये मैंने पहले ही बताया था आपको, कैसे याद करोगे इसको आप, ठीक है। एम और एम। डिसएसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी टी.एस. एलियट ने दिया था। ये बड़ी बड़ी जो टर्में हैं टी.एस. एलियट की हैं भाई। सेंसिबिलिटी, ठीक है, यानी कि जो सेंसिबिलिटी है वो बहुत लेट आती है इंसान के अंदर। सेंसिबिलिटी क्या आती है, बहुत लेट आती है, सेंस बहुत लेट आती है। कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी एंटोनियो ग्राम्सी, ठीक है। उसके बाद है फेमिनिज्म, चार्ल्स फोरियर। फीमेल को सब क्या सोचते हैं, फरी सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉमिक इन्फ्रो, किंग्सले एमिस, ठीक है। इन न्यू मैप्स ऑफ हेल, इसके अंदर इन्होंने दिया था।
तो भाई यहाँ से हमारी सारी की सारी टर्म है जो वो कंप्लीट होती हैं। बीच में थोड़ा सा जो क्या था दिक्कत आ गई थी टेक्निकल, उसके लिए सॉरी। बाकी मैंने आपको ये सारी की सारी टर्म करवा दी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप मेरी वीडियो को लाइक करके शेयर करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।